मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी खलल। किस्सा 5 साल पुराना है। उस रात भी शालीमार एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से दूर तक फैले अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ट्रेन थोड़ी लेट थी। चार्ट के हिसाब से अब तक ट्रेन को पठानकोट कैंट पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कुछ देर पहले ही जालंधर स्टेशन गुजरा था। एसी फर्स्ट क्लास की कत्थई कवर वाली 4 बर्थ के उस कंपार्टमेंट में मैं ऊपर वाली बर्थ पे लेटी थी और मेरे नीचे वाली बर्थ पे लेटी थी 13 साल की नैन्सी। हमारे सामने वाली सीट पर 2 दूसरे लोग थे, जिनमें नीचे कोई बुजुर्ग थे और ऊपर शायद उनका बेटा। मैंने झांक कर नीचे देखा तो नैन्सी की आंखें बंद थीं। मैंने इत्मीनान की सांस ली और तेज हिलते हुए डिब्बे में सोने की कोशिश करने लगी। कंपार्टमेंट में गहरा अंधेरा था। ट्रेन उस वक्त शायद किसी पुल से गुजर रही थी। धड़ धड़ की भयानक आवाज से मेरी नींद पूरी तरह खुल गई थी। खिड़की के शीशे से बाहर की रोशनी के साए कंपार्टमेंट के अंदर तेजी से आते और गुजर जाते। तभी अचानक नैन्सी की चीख से मैं हड़बड़ा गई। हाँ नैन्सी, क्या हुआ? मैंने फुर्ती से नीचे झांकते हुए पूछा। वो बुरी तरह कांप रही थी। सामने वाली सीट पर लेटे बुजुर्ग भी उठकर बैठ गए थे। दी, कोई है वहां पर? कोई है, उसके हाथ में चाकू है। वो दरवाजे से झांक रहा था। उसकी बात सुनते ही वो बुजुर्ग घबरा गए। उनका बेटा भी नीचे आ गया। कौन जाग रहा है? उसने कड़क आवाज में पूछा, लेकिन मैंने उसे और बुजुर्ग अंकल को इशारा किया कि वो परेशान ना हो, बच्ची जरा दिमागी तौर पर बीमार है। वो हैरानी से देखने लगे। मैं नीचे आकर इत्मीनान से नैन्सी को समझाने लगी। कोई नहीं है नैन्सी, देखो कोई भी तो नहीं है। मैंने दरवाज़ा खोलकर उसे दिखाया। तुम्हें फिर से वहम हुआ बेटा? कहते हुए मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया। उन बुजुर्ग और उनके बेटे की आंखों में घबराहट अब हमदर्दी में बदल गई थी। नैन्सी मेरे सीने से लगकर रो रही थी और मैं याद कर रही थी कि ऐसी ही हमदर्दी भरी आंखें मेरी भी थीं जब मुझे उसके बारे में पता चला था 4 महीने पहले, और उसकी केयरटेकर की नौकरी पाने के लिए मैं उसके घर गई थी। लेकिन आपको यकीन तो है ना कि आप नैन्सी को संभाल लेंगी? आपको मालूम है ना कि वो बीमार है। दिल्ली के कालीशान बंगले के बड़े से गार्डन के बीचों बीच एक बड़ी सी छतरी के नीचे सजी मेज कुर्सियों में से एक पर मेरे सामने बैठे शहर के मशहूर न्यूरोसर्जन शेखर साहनी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा, जी आई नो, मैं कर लूँगी। बच्चों की साइकोलॉजी को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन में ये मेरा सब्जेक्ट भी है। साहनी सर के हाउस स्टाफ में सुपरवाइज़र की नौकरी करने वाले बलराज अंकल मेरे पड़ोसी थे। उन्होंने ही मुझे इस नौकरी के बारे में बताया था और साहनी अंकल से मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करवाया था। 48 से 50 की उम्र रही होगी शेखर सर की। सफ़ेद कुर्ता पैजामा और उस पर काली सदरी पहने थे। उनके दोनों कानों पर बाहर निकलते हुए बाल थे, जिनमें से कुछ सफ़ेद भी थे। मेरी तरफ चाय का प्याला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हाँ वो तो मुझे बलराज ने बताया कि आप बहुत ज़हीन हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे सिर्फ केयर टेकर नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिससे नैन्सी की दोस्ती हो जाए। वो फिर से हंसना सीख जाए। कहते कहते उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने बताया कि नैन्सी हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत एक्टिव बच्ची थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन शरारतों में बहुत आगे थी। गाना गाना, डांस करना, स्केटिंग, स्विमिंग करना, ये सब बहुत पसंद था उसको। कभी स्केच पेन से सोती हुई मम्मी की मूछें बना देती, तो कभी पापा के ज़रूरी कागजात को ड्रॉर से निकालकर उनके हवाई जहाज़ बनाकर वापस वहीं रख देती। नैन्सी मम्मी पापा की लाडली थी। सब उसे प्यार करते थे। लेकिन उस रात नैन्सी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई जब कुछ हथियारबंद लोगों ने लूट के इरादे से घर में घुसकर नैन्सी की मम्मी ज्योत्सना साहनी को अकेला पाकर उनकी हत्या कर दी। इस हादसे ने नैन्सी के जहन को तोड़ कर रख दिया। कुछ इस तरह कि उसे दिमागी खलल यानी मेंटल डिसऑर्डर हो गया। इस डिसऑर्डर को स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं।
इसमें उसका दिमाग अजीबो-गरीब कल्पनाएं करने लगा जिन्हें वो सच मानने लगी। वो जो सोचती थी उसे सच में दिखने लगता। हालांकि तमाम इंजेक्शन और एक लंबे इलाज के बाद अब उसकी हालत पहले से बेहतर थी। रोज़ाना होने वाले दिमागी दौरे अब घटकर हफ्ते में 1 या कभी-कभी 2 बार ही आते थे। मैं नैन्सी से जब पहली बार मिली थी तो वो कत्थई पर्दों से ढके बंद कमरे में अपने बिस्तर पर सर झुकाए बैठी थी। उसके बाल लंबे थे और आंखें गहरी काली। सामने के 2 दांतों में हल्की जगह थी। बिस्तर से लगी हुई मेज पर कुछ किताबें रखी थीं जो क्राइम और थ्रिलर सीरीज की फिक्शनल किताबें थीं। उन्हें देखकर एक पल के लिए मैं चौंक गई थी। इस उम्र के बच्चों को ऐसी किताबें पढ़ते देखना मेरे लिए हैरानी वाली बात थी। हेलो, आई एम शिखा, मैंने कहा तो वाइट फ्रॉक पहने बिस्तर पर पैर फैलाकर बैठी नैन्सी सर ऊपर उठाकर मुझे देखते हुए जिस तरह मुस्कुराई थी, मैं एक पल के लिए घबरा गई थी। ट्रेन अब कठुआ जंक्शन से गुजर रही थी। बाहर की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी तो मैं ख्यालों की दुनिया से लौट आई। नैन्सी मेरी गोद में सर रखकर सो रही थी। हमारे साथी पैसेंजर्स भी खर्राटे ले रहे थे। मैंने नैन्सी के सर पर हाथ फेरा और प्यार से उसे थपकी देने लगी। मेरी और नैन्सी की दोस्ती जितनी जल्दी हुई उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। कुछ ही वक्त में हम इतने अच्छे दोस्त हो गए कि मैं एक दिन की भी छुट्टी ले लूं तो अगले दिन उसको चॉकलेट देकर और कभी कभी डांस करके मनाना पड़ता था। तब वो खिलखिलाकर हंस देती थी। हालांकि अभी उसे अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया के दौरे पड़ते थे। कभी चीख कर कहती कि दीवार पर कोई बूढ़ा आदमी चल रहा है। कभी उसे बाथरूम में शेर दिखाई देता था। कभी वो आईने में देखकर ये कहते हुए चीखती थी कि उसके पीछे कोई बूढ़ी औरत खड़ी है। और कभी कभी तो मेरे बगल में रखी खाली कुर्सी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती और कहती, हेलो, कैसी हो तुम? उसकी बातों से घबराहट तो होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी उसे संभालना सीख लिया था। और सच तो यह है कि मुझे खुद उससे छोटी बहन जैसा लगाव हो गया था। वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी। उनकी छोटी छोटी बातें मुझे बताते हुए रोने लगती और मेरे गले से लग जाती। हम दोनों का रिश्ता कुछ ही महीनों में इतना मजबूत हो गया कि साहनी साहब मुझसे बहुत खुश थे। वो जब नैन्सी को मेरे साथ हंसते खिलखिलाते देखते तो उनके चेहरे पर खुशी का रंग बिखरने लगता। वो मुझसे इतने खुश थे कि जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि नैन्सी को अब नई नई जगहों पर घुमाने की ज़रूरत है तो उन्होंने मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शिखा जी, आप ही क्यों नहीं चली जाती नैन्सी के साथ? मुझे लगता है वो आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। वैसे भी मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरीज के लिए बॉम्बे निकलना है। वैसे तो मैं मना करना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ सफ़र करने के बारे में सुनकर नैन्सी के चेहरे पर जो खुशी आई थी उसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 146445 शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। इस आवाज़ से मेरी आंख खुली तो एहसास हुआ कि जाने कब आंख लग गई थी। शीशे की बड़ी सी खिड़की पर एसी की ठंड से जमी नमी को मैंने हथेली से हटाया तो ट्रेन जम्मू रेलवे स्टेशन पर रेंगने लगी थी। सुबह 6 बजे की सुरमई रोशनी में प्लेटफॉर्म पर लोग दौड़ते भागते दिख रहे थे। मैंने नैन्सी को जगाया और उसका सामान वगैरह वापस बैग में रखने लगी। कुछ देर बाद मैं और नैन्सी जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर कैब का इंतज़ार कर रहे थे। वो फ़ोन कान से सटाए अपने पापा से बात कर रही थी जो उसकी खैरियत ले रहे थे। कैब हमें यहाँ से श्रीनगर ले जाने वाली थी। मौसम में अच्छी खासी ठंड थी। नैन्सी के मफलर को मैंने ठीक से लपेटते हुए उसे देखा तो वो हथेली मोड़कर उसमें फूंकते हुए मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। इतना सुकून उसके चेहरे पर मैं बहुत दिन बाद देख रही थी। जम्मू से श्रीनगर का रास्ता जितना घुमावदार था उतना ही खूबसूरत भी। पहाड़ों के साथ साथ उस हरियाली भरे खूबसूरत रास्ते पर हमारी कैब अपनी रफ्तार से चलती तो हवा हमारे चेहरे को छूने लगती। नैन्सी अपने उड़ते हुए बालों को संभालते हुए खिड़की से बाहर झांकते हुए दूर तक फैली वादियों को देखकर खुश हो रही थी। शाम तक हम श्रीनगर पहुंच गए। थकान से जिस्म बुरी तरह टूट रहा था, लेकिन
नैन्सी की जिद थी कि हम होटल से निकलकर कुछ दूर ही सही पैदल टहलने चलें। देखो तो बाहर बर्फ गिरी हुई है, इतना प्यारा लग रहा है कि चलो ना शिकादी, फिर आके सो जाना। उसने मुझे तकरीबन खींचते हुए कहा तो मैंने कहा अच्छा चलो चलती हूँ। अरे 2 मिनट तो रुको। कुछ देर बाद मैं और नैन्सी बाहर आए तो वो मंजर वाकई जन्नत से कम नहीं था। दूर तक पहाड़ के पीछे सूरज डूब रहा था। जहां तक नजर जाती थी सफेद बर्फ की चादर दिखती थी और उस पर सजी चिनार के पेड़ों की कतार। उस रास्ते पर भीड़ कम थी, अंधेरा भी होने लगा था। इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। हम कुछ देर तक पैदल चलते रहे। बीच बीच में नैन्सी रुककर कोई फूल या पौधा देखने लगती तो उससे कुछ कदम आगे चल रही मैं पलट कर कहती अरे अब आ जाओ, कल देखेंगे ठीक से, चलो ना। नैन्सी, इस बार मैंने आवाज दी तो उसकी आवाज नहीं आई। मैंने पलट कर देखा तो वो चिनार का एक पत्ता उठाकर उसे गौर से देख रही थी। मैं वापस उसके पास गई। क्या हुआ, चलो भी, अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही पत्ता उस पेंटिंग पर था जिससे उस रात मम्मी टकराई थी और पेंटिंग टूट गई थी। नैन्सी ने मेरी तरफ सर घुमाते हुए कहा तो मैंने उसकी आंखों में देखा जो अचानक लाल हो गई थी। किस रात? मैंने घबराते हुए पूछा तो उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा उसी रात जब पापा ने मम्मी की पीठ पर 7 बार चाकू मारा था। श्रीनगर के उस लकड़ी के काम से सजी दीवारों वाले होटल के भूरे फर्श वाले कमरे में सफेद बिस्तर पर मैं लेटी थी और मेरे ठीक बगल में नैन्सी सो रही थी। मैं उसके सर पर हाथ फिराते हुए उसे मुस्कुरा कर देख रही थी और सोच रही थी कि जो बात नैन्सी ने मुझसे कही वो अगर किसी और से कही होती तो वो कितना घबरा जाता। शायद उसकी बात को सच मान लेता, लेकिन मुझे तो उसकी इन बातों की आदत हो गई थी। मैं सोच ही रही थी कि तभी मेरी नजर उसके बिस्तर से लगी हुई उस छोटी सी मेज पर पड़ी जहां लैंप के बगल में नैन्सी की क्राइम थ्रिलर किताबें रखी थीं जो वो अक्सर पढ़ती थी। वैसे तो मैं कई बार नैन्सी को मना कर चुकी थी कि उसकी उम्र नहीं है ये सब पढ़ने की, लेकिन वो मानती कहाँ थी। मैं आहिस्ता से बिस्तर से उठी और उन किताबों को उठाकर अलमारी में छुपा दिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि नैन्सी होटल की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी फोन पर बातें कर रही थी। और नानी पता है, हमारे रूम के ठीक सामने इतना बड़ा सा पहाड़ है, पूरा वाइट, लुक सो अमेजिंग। फिर कुछ सुनकर बोली हाँ तो हम लोग जाएंगे ना, अभी कल भी गए थे। दिस प्लेस इज ऑसम नानी। तभी उसने मेरी आहट पर पलट कर मुझे देखा और बोली अच्छा नानी अब मैं रखती हूँ, अब हम घूमने जाएंगे, ओके बाय, लव यू। फिर फोन रखते हुए बोली उठ गई आप, चलो दी अब हम घूमने चलेंगे। मैंने अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए उबासी लेते हुए कहा हाँ चलेंगे ना, रेडी तो हो जाओ पहले। कुछ देर बाद हम श्रीनगर घूमने निकल गए। हमने डल झील में शिकारा वाली नाव पर बैठकर नीले पानी पर छप छप करके पड़ते चप्पू की आवाज सुनी तो मन ताज़ा हो गया। शालीमार बाग में दोनों तरफ सजे खूबसूरत फूलों की कतार और बीच से बहता पानी देखकर नैन्सी खुशी से ताली बजाने लगी। लेकिन 60 टेरेस वाले परी महल की मुगलिया दीवारों को देखकर नैन्सी के दिमाग में जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। वो हर दीवार छू कर महसूस कर रही थी। क्या सोच रही हो नैन्सी? मैंने पूछा तो वो अधूरा सा मुस्कुरा कर बोली कुछ नहीं, बस यही कि इस वक्त मम्मी भी होती तो कितना खुश होती वो, और मैं भी। कहते कहते उसकी आंखें नम होने लगीं। मैं उसके करीब आई और उसे गले से लगा लिया। फिर वहां टहलते हुए हमें काफी देर हो गई। शाम को हम होटल वापस आ गए। रूम में पहुंचते ही मैं सोफे पर बैठ गई और वो सोफे के सामने वाले बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगी। फिर बोली पता है दी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी। मैं उनको इतना तंग करती थी लेकिन वो कभी मुझे नहीं डांटती थी। फिर शरारत से मुस्कुरा कर बोली
मैंने ना उनके चश्मे के दोनों फ्रेम निकाल दिए और चुपचाप बैठ गई। मम्मी न्यूज़पेपर लेके आई, चश्मा लगाया और बोली, अरे मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा। मैं इतना हंसी कि पूछो मत। लेकिन फिर नैन्सी संजीदा होकर बोली, लेकिन आई नो कि उनको पता सब था, वो सिर्फ मुझे हंसाने के लिए एक्टिंग कर रही थी। आई लव हर। कहते हुए वो आंसू पोंछने लगी तो मैंने उसे कहा, मम्मी जहां भी है शी स्टिल लव्स यू नैन्सी। और मम्मी तुम्हारे पास नहीं तो क्या हुआ, पापा तो हैं, वो भी तो तुम्हें कितना चाहते हैं। मैंने कहा तो वो मुस्कुराने लगी और बोली, मैं भी पापा को बहुत चाहती हूँ। लेकिन कहते कहते वो कुछ उदास हो गई। लेकिन मेरा ये दिमाग, उसने अपने सर पर हाथ मारा, पता नहीं क्या क्या सोचता है। फिर बोली, दी वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि पापा ने मम्मी को चाकू से, आई नो कि वो मेरी इमेजिनेशन है बस, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे जैसे मैंने सच में देखा हो। और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो हुई नहीं लेकिन लगता है जैसे मैंने उनको होते हुए देखा हो। मैं सोफे पर बैठे बैठे ही बोली, हाँ लेकिन अब तुम ठीक हो रहे हो धीरे धीरे, ये सब उल्टे सीधे ख्याल इग्नोर किया करो। वो झल्ला कर बोली, कैसे इग्नोर कर दूं दी, जो दिख रहा है उसको कैसे इग्नोर करूं, अब इस लड़के को कैसे इग्नोर करूं बताइए ना। मैंने उसकी उंगली का इशारा देखा जो ठीक मेरे सोफे की बगल वाली कुर्सी पर था। कौन है वहां, मैंने डरते हुए पूछा तो वो बोली, ये बैगनी टी शर्ट पहने एक लड़का, मेरी उम्र का है, मेरे सामने बैठा है, कल से बातें कर रहा है मुझसे। उसने कहा तो मैं घबरा कर सोफे से उठ गई। कहता है इस होटल से पहले यहाँ उसका घर था, लेकिन गरीबी की वजह से इसकी माँ ने इसको जहर दिया और खुद भी खा लिया। बाद में ये जगह किसी ने खरीदी और होटल बन गया। ये मेरे सामने बैठा मुस्कुरा रहा है। नैन्सी की बातों से मुझे कभी कभी डर और कभी कभी बहुत ज़्यादा डर लगता था। हालांकि मैं जानती थी कि वो दिमागी तौर पर बीमार है और इन क्राइम स्टोरीज की किताबों ने उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब कर दी है। लेकिन फिर भी उस रात नैन्सी तो सो गई पर मुझे नींद नहीं आई। नज़र बार बार उस कुर्सी पर पड़ती रही। वो हवा से ज़रा भी हिलती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। खैर श्रीनगर में हमने काफ़ी जगहों पर सैर की और फिर तकरीबन 7 दिन के टूर के बाद हम दिल्ली वापस जा रहे थे। नैन्सी को हवाई जहाज़ के सफ़र से डर लगता था, इसलिए वापसी का टिकट भी ट्रेन से ही था। एक लंबे सफ़र की थकान के बाद हम वापस दिल्ली पहुंच गए। नैन्सी इतने दिनों बाद अपने पापा से मिली तो दौड़ कर उनके गले लग गई। पापा आई मिस्ड यू सो मच, उसने कहा तो इतने दिनों बाद नैन्सी को देखकर डॉक्टर शेखर साहनी साहब की आंखें भी नम हो आईं। नैन्सी अब पहले से बेहतर लग रही थी, इसलिए साहनी सर ने इशारे से मुझे शुक्रिया भी कहा। हम वापस तो आ गए थे लेकिन हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। कुछ दिन के बाद हमें फिर से निकलना था नए सफ़र पर। मैं रात को अपने घर पहुंची तो अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोच रही थी कि नैन्सी कुछ ही दिनों में कितना करीब आ गई थी मेरे, और मैं भी उसमें अपनी छोटी बहन जैसा रिश्ता महसूस करने लगी थी। नैन्सी का ख्याल रखना सिर्फ अब मेरी नौकरी नहीं, जिम्मेदारी भी थी। बलराज अंकल, वो सर से मिलना था। एक दोपहर मैंने लॉबी में वाइट यूनिफॉर्म पहने कुछ कागजात में उलझे बलराज अंकल से कहा तो वो बोले, अरे बिटिया कैसी हो, साहब से मिलना है, 5 मिनट रुक जाओ, अंदर कमरे में है, अभी आएंगे। मैंने हाँ में सर हिलाया और उनसे थोड़ी बातचीत के बाद लॉबी के आसपास घूमकर साहनी सर का इंतज़ार करने लगी। वो घर बहुत आलीशान था। बड़ी सी लॉबी जिसमें भारी भरकम झूमरों और दीवार से लटकते फानूसों की सजावट थी। मैं गौर से देख ही रही थी कि मेरी नज़र एक कमरे पर पड़ी। उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, इसलिए मैं अंदर देख पा रही थी। मैंने देखा तो अंदर साहनी सर थे। अंदर मैंने जो देखा मैं देखकर चौंक गई। शेखर साहनी उस सजे हुए कमरे में सफाई कर रहे थे, हाथ में कपड़ा लिए। कभी कुर्सियों पर जमी धूल पोंछते, कभी अलमारी पर रखे सजावट के सामान को झाड़ते। इतना बड़ा न्यूरो सर्जन जिसके घर में दर्जनों नौकर थे, एक कमरे की सफाई खुद करे, ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। कुछ देर बाद वो बाहर आए। अरे शिखा जी, कहिए कैसा चल रहा है सब, अगली ट्रिप की तैयारी हो गई?
उन्होंने हाथ झाड़ते हुए पूछा तो मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, जी सर, सब तैयारी है। सर, मैं एक बात कहने आई थी। एक्चुअली नैन्सी को क्राइम स्टोरीज़ की बुक से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर के स्टाफ से कह दें कि उसको वो किताबें ला के ना दें तो आई थिंक इट विल हेल्प अस। वो उसके दिमाग पे बहुत बुरा असर। ओह आई सी, उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा। लेकिन वो किताबें उसे उसकी नानी भेजती हैं। फिर मुस्कुराकर बोले, खुद क्रिमिनल लॉयर हैं तो नैन्सी को भी वही सब भेज देती हैं जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट है। बट थैंक्स, आई विल मेक श्योर कि उसको आइंदा वो किताबें ना मिलें। नैन्सी की तबीयत में पहले से काफ़ी सुधार होने लगा था। वो दिमागी दौरे उसे अब महीने में एक आध बार ही होते थे। अब मैं उसे पढ़ाई करवाती थी, शाम को हम वॉक पे जाते थे, आइसक्रीम खाते थे, और हाँ, उसे गिटार सीखने का बड़ा मन था, इसलिए हम इंटरनेट ट्यूटोरियल से गिटार सीखने की कोशिश करते थे। अगले सफ़र पर निकलने के ठीक एक शाम पहले जब हम गिटार को ट्यून कर रहे थे कि अचानक एक स्ट्रिंग टूट गई। ओह, ये तो टूट गई, अब क्या करें? मैंने परेशान होकर कहा तो वो बोली, दी स्टोर रूम में एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग का पैकेट पड़ा है, गिटार के साथ ही मिला था। ठीक है, मैं लेके आती हूँ, तुम यहीं रहना, जाना मत। कहते हुए मैं स्टोर रूम पहुंची तो पाया कि वहाँ काफ़ी अंधेरा था। ज़मानों का कबाड़ जमा था। टूटी मेज़, कुर्सियाँ, सीढ़ियाँ, पेंट्स के खाली डिब्बे और न जाने क्या क्या, सब धूल में पटा था। मैंने मोबाइल टॉर्च की रोशनी से देखा तो गिटार के स्ट्रिंग का पैकेट मुझे दिख गया। मैंने पैकेट उठाया और वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मेरी नज़र एक कोने में ठहर गई। वहाँ एक बड़ी सी पेंटिंग रखी थी, लकड़ी के फ्रेम में जड़ी, जिसका शीशा टूटा हुआ था। मैं उसके करीब पहुंची और टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पर चिनार के पत्ते बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नैन्सी ने बताया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। पापा ने मम्मी पर 7 बार चाकू मारा। मम्मी तड़पती रहीं, वो दीवार से टकराई तो दीवार पर लटकी पेंटिंग नीचे गिरी और शीशा टूट गया। फिर खून से लथपथ मम्मी भी उसी के पास गिर गईं। नैन्सी की बात मेरे जहन में गूंजने लगी। तो क्या जो नैन्सी ने देखा था वो सिर्फ उसका दिमागी खलल नहीं था? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन नंबर 1242 नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 3 से चलने के लिए तैयार है। प्लेटफॉर्म पर इस अनाउंसमेंट के साथ ही ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी थी। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के अंदर हलचल तेज होने लगी थी। सीट के सबसे किनारे शीशे वाली खिड़की से सटकर बैठी नैन्सी फोन पर अपने पापा से बातें कर रही थी। हाँ, जस्ट अभी चलिए। हाँ, ख्याल रखूंगी, आप परेशान मत होना। ओके बाय। आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म का शोर हमारे कानों में मद्धम पड़ने लगा था, लेकिन एक शोर था जो लगातार मेरे जहन में बढ़ता जा रहा था। उस सवाल का शोर कि क्या वाकई शेखर साहनी ने ही अपनी बीवी ज्योत्सना साहनी का कत्ल किया है। नैन्सी अपनी कल्पना को जिस तरह बयान करती थी उसमें वो छोटी छोटी जानकारियां भी इस तरह देती थी जैसे वो सच हो। मिसाल के तौर पर जब उसने होटल में उस अदृश्य लड़के का जिक्र किया था तो उसने बताया था कि लड़के ने बैगनी टी शर्ट पहनी है। तो यह मुमकिन था कि चाकू लगने पर उसकी मम्मी के दीवार से टकराने और पेंटिंग से गिरने वाली बात भी महज उसकी कल्पना हो, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा यह भी कह रहा था कि हो सकता है वो जो कह रही है सच हो। नींद आ रही है तो सो जाओ नैन्सी, मैंने उसे उबासी लेते हुए देखा तो कहा। वो मेरे करीब आई और मेरी गोद में सर रखकर लेट गई। मैं अपनी गोद में रखा उसका सर आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगी। मेरी नज़र सामने खिड़की से गुजरते उस खूबसूरत मंजर पर जा रही थी जिसमें दूर तक फैले हरे भरे खेत पीछे भागते जा रहे थे और नज़र की हद पर जमीन और आसमान मिल रहे थे। लेकिन मन जब किसी उलझन में होता है तो खूबसूरत से खूबसूरत मंजर भी उबाऊ लगते हैं। दोपहर के वक्त मैंने नैन्सी को दवा खिलाकर उसे लोअर बर्थ पर सुला दिया था और साथ वाली लोअर बर्थ पर मैं लेट गई थी। तब भी मेरा मन एक कश्मकश में झूल रहा था।
तभी मुझे एक ख्याल आया। मैंने फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मैंने फ़ोन कान पर सटाकर कहा, हेलो हेलो बलराज अंकल। हाँ मैं बोल रही हूँ, शिखा। नैन्सी पास में ही सो रही थी, इसलिए मैं हल्की आवाज़ में बात कर रही थी। मैंने बलराज अंकल से उस पेंटिंग के बारे में पूछा तो वो बोले, पेंटिंग? वो जो स्टोर रूम में रखी है? अब बेटा मुझे तो बहुत ठीक से याद नहीं है, लेकिन साहब को पेंटिंग वगैरह का बहुत शौक है। वो साल 2 साल में बदल ही देते हैं। अब रख दी होगी किसी ने स्टोर रूम में। वहाँ कोई भी आता जाता है, टूट गई होगी। इसमें क्या बड़ी बात है? और ये सब क्यों पूछ रही हो तुम? बस यूं ही, मैंने बलराज अंकल से कहा। ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा अंकल, एक बात और पूछूं? वो सर और उनकी वाइफ के बीच रिलेशन कैसा था? मैं बस यूं ही जानना चाहती हूँ। दूसरी तरफ कुछ लम्हों की खामोशी रही। फिर वो बोले, तुम क्या कर रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। नौकरी के लिए तुम्हारे नाम की सिफारिश जब साहब से की थी तो मैंने उनसे कहा था कि तुम बिटिया का पूरा ख्याल रखोगी। ये तुम किस जासूसी में पड़ गई हो? अंकल आप गलत समझ रहे हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैं कोई जासूसी नहीं कर रही हूँ। बस कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाश रही हूँ, और इनका जवाब मिलना मुझसे ज़्यादा नैन्सी के लिए ज़रूरी है। आप भरोसा रखिए, कुछ गलत नहीं होगा। आप बस बताइए कि सर और मैडम का रिश्ता कैसा था? मैंने पूछा तो वो बोले, वैसे तो उन दोनों की बात हमेशा बंद कमरे में होती थी। वहाँ हमारा कोई दखल था नहीं तो हम बता नहीं सकते। लेकिन जितना हम साहब को जानते हैं, वो मैडम और बिटिया से बहुत बहुत प्यार करते हैं। आज भी मैडम का कमरा आज भी वैसे ही सजा के रखा है साहब ने, और सफाई खुद करते हैं कमरे की। अक्सर वहाँ जाते हैं, मैडम को याद करते हैं। अरे हीरा आदमी है हमारे साहब, हीरा। ट्रेन के बाहर अंधेरा होने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता सूरज की हर किरण आसमानों में सिमट गई थी। बलराज अंकल ने जो कुछ बताया था उससे ये बात साफ हो गई थी कि अब तक जो मैं सोच रही थी वो मेरा फितूर था। शेखर साहनी एक नेक और जिंदा दिल शख्स थे जो अपनी गुजर चुकी बीवी और बच्ची से बहुत प्यार करते थे। एक लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार ट्रेन गुवाहाटी जंक्शन पर पहुंच गई थी। हम रेलवे स्टेशन से बाहर आए तो पिंक कलर की फ्रॉक पहने नैन्सी के चेहरे पर भी थकान थी, लेकिन वो आसमान देखकर खुश होते हुए बोली, वाह दी, यहाँ का मौसम कितना अच्छा है ना? उसने कहा तो मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। एक अजीब सा रिश्ता बन गया था मेरा नैन्सी से। वो खुश होती थी तो ऐसा लगता था जैसे मेरे मन के किसी कोने में सैकड़ों दिए एक साथ जला दिए गए हों। मैं कैब का इंतजार करते हुए उसे गुवाहाटी के बारे में बता ही रही थी कि उसके मोबाइल पर उसके पापा का कॉल आ गया। हाँ पापा, हम जस्ट अभी पहुंचे गुवाहाटी स्टेशन। हाँ, यहाँ से शिलोंग जाएंगे। जी कैब आ रही है। हाँ हाँ, मैंने खा ली थी दवा, साथ ही कड़िए दी। जी ओके ओके बाय। कुछ देर बाद नाश्ता वगैरह करके हम लोग एक कैब में बैठे शिलोंग जा रहे थे। गुवाहाटी से शिलोंग का रास्ता 1.5-2 घंटे का ही था। कैब ड्राइवर हमें शिलोंग के बारे में बता रहा था कि वहाँ एलिफेंट फॉल्स कितना मशहूर है और कहाँ कहाँ से लोग उसे देखने आते हैं। नैन्सी ड्राइवर की बातें बहुत ही गौर से सुन रही थी कि तभी उसका फ़ोन दोबारा बजा और उसने फ़ोन रिसीव करते ही कहा, हेलो नानी, हम लोग ना इस टाइम शिलोंग जा रहे हैं। वहाँ पे एक जगह है जिसको एलिफेंट फॉल कहते हैं। अच्छा बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगी, अभी आप शिखा दी से बात कर लो। उसने फुर्ती से मुझे फ़ोन पकड़ाया और फिर ड्राइवर की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ और बताइए ना, क्या होता है एलिफेंट फॉल में? उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। वो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन नानी से पहले मैंने कभी बात नहीं की थी। खैर मैंने संभालते हुए कहा, नमस्ते आंटी। ओ नमस्ते बेटा। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी लेकिन चुस्त आवाज़ आई, काफ़ी जिक्र करती है ये तुम्हारा, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है तुम दोनों की तो। जी मैंने कहा, काफ़ी घुल मिल गई है ये मुझसे और मैं इससे। हम दोनों पहली बार बात कर रहे थे इसलिए थोड़े असहज और औपचारिक थे। तभी मुझे याद आया तो मैंने उनको कहा, वैसे आपसे एक बार मैंने बात करने का सोचा था। वो आपसे कहना चाहती थी कि जो किताबें आप भेजती ना नैन्सी को, वो क्राइम थ्रिलर वगैरह, वो सब आई थिंक उसके दिमाग पे गलत असर डाल रही हैं। मैंने कई बार उसे, कौन सी किताबें? मेरी बात काटते हुए दूसरी तरफ से आवाज़ आई। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो आज तक नैन्सी को कोई किताब नहीं भेजी। एक गांठ जो बीते कई हादसात के बाद
बड़ी मुश्किल से सुलझी थी, वो मैं फिर से अपने दिलो दिमाग में महसूस करने लगी थी। शेखर साहनी ने मुझसे झूठ क्यों कहा? वो क्या छिपा रहे थे और क्यों? हम शिलोंग पहुंच चुके थे। मौसम हल्का सर्द था और आसमान गहरा नीला, बिल्कुल साफ। ऐसा आसमान उत्तर भारत में शायद 20 साल पहले दिखता था, जब वहां आज जितना प्रदूषण नहीं था। नैन्सी और मैं होटल की खिड़की से दूर तक फैले आसमान और पहाड़ों को देख रहे थे। वो ताज़ी हवा को बार बार गहराई से अंदर लेती और बाहर छोड़ती। दूर खड़े किसी पहाड़ को गौर से देखने पर उसकी छोटी छोटी दरारों जैसी लकीरें दिखती थीं, जो दरअसल वो रास्ते थे जिन पर लोग आते जाते थे। वो एक अलग दुनिया थी। अगली सुबह शिलोंग के पुलिस बाजार इलाके में घूमते हुए नैन्सी काफी खुश लग रही थी। चौराहे पर दो तरफ बाजार लगा हुआ था, जिसमें शिलोंग का लोकल जायका, वहाँ के फल और जैकेट्स वगैरह मिल रहे थे। लेकिन ये सारी रंगीनियां मिलकर भी मेरे जहन में कुछ खास रंग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल अब भी खटक रहा था कि आखिर शेखर साहनी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो क्या है जो वो छुपा रहे हैं? नैन्सी अपना फोन देना। तभी मुझे ख्याल आया और मैंने नैन्सी के फोन से उसकी नानी का नंबर लेकर उनको कॉल किया। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, न जाने क्यों मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो तुम सोच रही हो वो चाहे पूरा सच ना हो, लेकिन कुछ तो है जिसको जानना जरूरी है। लेकिन शेखर ज्योत्सना का कत्ल क्यों करेगा, ये बात मुझको समझ नहीं आ रही। वो भी तब जब उन दोनों का तलाक करीब करीब हो ही गया था। तलाक? मैंने उनकी बात दोहराई तो उन्होंने कहा, हाँ, शेखर के पास सब कुछ है सिवाय वक्त के। अब देखो, ठीक से तो उसको आना चाहिए था ना नैन्सी के साथ, लेकिन तुमको भेज दिया। काम के अलावा वो किसी को वक्त दे नहीं पाता, ज्योत्सना को भी नहीं दे पाता था। मेरी बेटी ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आखिरकार तंग आकर उसने तलाक की अर्जी दे दी। तो क्या तलाक हो गई थी? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, बस होने वाली थी। और यही तो मैं सोच रही हूँ कि जो आदमी किसी औरत से खुद ही अलग होने वाला हो, वो उसको जान से क्यों मारेगा? नैन्सी की नानी, जो एक बहुत बड़ी वकील थी, उनसे लंबी बातचीत के बाद हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस पूरे अफसाने में कोई सच जरूर दुनिया से छुपाया गया था। लेकिन वो जो भी था, मैं उस भयानक हकीकत से अब ज्यादा दूर नहीं थी। मैं और नैन्सी शिलोंग से गुवाहाटी लौट आए थे। हमारे होटल के आसपास का वो इलाका काफी शांत था। अंधेरा होते ही आसपास की सड़कें खाली हो जाती थीं और खिड़की से देखो तो पूरा इलाका एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता था। दूर बहती ब्रह्मपुत्र नदी, जो दिन में खूबसूरत लगती थी, रात में उतनी ही डरावनी लगने लगती थी। बिस्तर पर लेटे हुए गौर से सुनो तो उसके हिलोरे भरने की डरावनी आवाज सुनाई देती थी। मैं कब गहरी नींद में चली गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जब एक आहट से मेरी आंख खुली तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। उस अंधेरे कमरे में एक कोने में स्टूल पर बाल फैलाए नैन्सी पंजों के बल बैठी थी। नैन्सी, पुकारते हुए मैंने लाइट जलाई तो उसने हड़बड़ाते हुए इशारा किया, बिस्तर से नीचे मत उतरना दी, वरना डूब जाओगी। देखो नीचे चारों तरफ पानी है। मेरा डर अब एक मायूसी में बदल गया था। मैंने बिस्तर से नीचे कदम रखा तो वो चीखने लगी, नहीं दी, आप डूब जाओगी, डूब जाओगी, मत उतरो दी, मैं आपको खोना नहीं चाहती दी, मत उतरो, पानी गहरा है। वो चीख रही थी। मैंने दोनों पैर जमीन पर रखे तो वो जोर से चीखी और बेहोश हो गई। मैंने जल्दी से उसे संभाला और किसी तरह से उसे बिस्तर पर लिटा पाई। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो कुछ होश में आई, लेकिन हल्की बेहोशी में थी और कांप रही थी। मैंने बैग से उसकी मेडिकल फाइल निकाली और उन पर्चों को देखने लगी जिन पर दवाएं लिखी थी। मुझे लग रहा था कि शायद उसे फिर से वो इंजेक्शन न देने पड़े जो काफी वक्त से बंद थे। मैं जानती नहीं थी कि ये इंजेक्शन वहां मिलेंगे भी या नहीं। मैंने इंजेक्शन का नाम फोन पर टाइप करके ये जानना चाहा कि वो हर जगह मिल जाते हैं कि नहीं, लेकिन स्क्रीन पर आई जानकारी पढ़ते पढ़ते मेरे माथे पर लकीरें गहराने लगी। गला सूख गया जब पता चला कि जो इंजेक्शन उसे दिए जा रहे थे वो बीमारी से बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे बीमार बनाने के लिए थे। वो एक तरह का ड्रग था जो दिमाग में एक खास तरह का खलल पैदा करता है, वो जिससे दिमाग अजीबोगरीब कल्पनाएं करने लगता है।
मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि लगातार वो इंजेक्शन दिए जाने से उसका जिस्म उस नशे का आदी हो गया था और उस वक्त उसके शरीर को वो इंजेक्शन चाहिए ही चाहिए था। मेरे हाथ गुस्से से कांप रहे थे या डर से, मुझे नहीं पता। मैंने बिना कुछ सोचे समझे फ़ोन उठाया और शेखर साहनी को कॉल लगा दिया। हेलो शिखा जी, इस वक्त सब ठीक तो है? दूसरी तरफ से हड़बड़ाई आवाज़ आई तो मैंने कहा, बिल्कुल ठीक नहीं है, नैन्सी की तबीयत बिगड़ गई है। कहते हुए मैंने उनको उसका हाल बताया तो वो हड़बड़ा गए। मैं अगली फ़्लाइट लेके निकलता हूँ, वो इंजेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं पहुँच रहा हूँ लेके, उन्होंने घबराहट से बहकती हुई आवाज़ में कहा और फ़ोन रख दिया। नैन्सी बिस्तर पर लेटी कांप रही थी। उसका पूरा जिस्म एक तरह से ऐंठ रहा था। उसे देखकर मेरे आंसू टपकने लगे। मैं कभी उसकी हथेलियां रगड़ती, कभी उसके तलवे। नैन्सी, नैन्सी देखो देखो, मैं तुम्हारी दी, कहते कहते मेरी आंखें छलकती जा रही थीं और उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। वो रात जितनी लंबी थी उतनी ही डरावनी थी। दिल्ली से गुवाहाटी की पहली फ्लाइट से शेखर साहनी सुबह 7:30 बजे तक हमारे होटल पहुंच गए थे। सफ़ेद कमीज पर काला कोट पैंट पहने, एक बैग हाथ में लिए जब वो रूम में पहुंचे तो मैं नैन्सी का माथा सहला रही थी। उसकी ज़बान ऐंठ गई थी और वो लगभग बेहोश थी। नैन्सी मेरी बच्ची, तकरीबन रुआंसी आवाज़ में शेखर साहनी ने कहा और उसे चूमने लगे। उन्होंने अपने बैग से इंजेक्शन और सिरिंज निकाली और सिरिंज भरकर उसकी बाह में गड़ा दी। कुछ ही वक्त गुजरा होगा कि नैन्सी को हल्का हल्का होश वापस आने लगा। उसके होंठ सूख गए थे और वो इतनी कमज़ोरी महसूस कर रही थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। पापा को सामने देखकर उसने बमुश्किल पापा कहा और अपने हाथ उनकी तरफ फैला दिए। साहनी साहब उसके गले लग गए। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, दी, तो मैं उसके पास पहुंची। हाँ नैन्सी, उसका माथा छूते हुए मैंने कहा तो वो बोली, आप सच कह रही थी, फ्लोर पे पानी नहीं था, बट आई एम सॉरी, मुझे हर तरफ पानी पानी दिख रहा था। हाँ, वो तुम्हारी इमेजिनेशन थी नैन्सी। कहते हुए मैं उठने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। दी, आप सच में हो ना? आप मेरी इमेजिनेशन तो नहीं हो? आप चले तो नहीं जाओगे? उसने कांपते होठों से कहा तो मेरे मन में उसके लिए प्यार छलकने लगा। उसी शाम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में हम तीनों बैठे थे। नैन्सी खुश थी कि उसके पापा भी हमारे साथ थे, जिन्हें मैं एकटक घूर रही थी। कुछ इस तरह कि एक बार वो असहज भी हो गए। ट्रेन अब अपनी पूरी रफ्तार में थी। नैन्सी अपने पापा की गोद में बैठी उनके मोबाइल में कोई गेम खेल रही थी। मैं खिड़की से गुजरते उस मंजर को पीछे जाते हुए देख रही थी। कुछ देर में अंधेरा हो गया और नैन्सी लोअर बर्थ पर सो गई। शेखर साहनी ने उसको ब्लैंकेट उठाया और कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर पैसेज से होते हुए दरवाजे की तरफ चले गए। दरवाजे पर खड़े होने से उनके बाल और कोट तेज हवा के झोंके से हिल रहे थे। नींद नहीं आ रही सर? मेरी आवाज़ से वो चौंक गए। पलट कर देखा तो मैं भी वहीं आ गई थी। बोले, हाँ, ट्रेन में मुझे सफ़र की आदत नहीं है, इसलिए। कहकर वो वापस दरवाजे के उस तरफ देखने लगे जहाँ सिर्फ अंधेरा था। जिनके हाथ गुनाह से सने हों उनको वैसे भी नींद नहीं आती। मेरी आवाज़ से वो चौंक गए। व्हाट? उन्होंने पलटकर हैरानी से कहा, व्हाट डू यू मीन? तो मैंने उन्हें वो इंजेक्शन दिखाया, वो खाली इंजेक्शन जो उन्होंने नैन्सी को अभी लगाया था, वो जिसे मैं डस्टबिन से निकाल कर अपने साथ ले आई थी। दवा के नाम पे ये इंजेक्शन कब से लगा रहे हैं आप नैन्सी को? मैंने कहा तो उनके गले में कुछ अटकने लगा। उनकी भवें तन गईं और हड़बड़ाते हुए बोले, ये कहाँ से ले आए तुम? और मतलब क्या है तुम्हारा? दवा है, देनी पड़ती है। ये नशे की दवा, मैंने उनके करीब आते हुए कहा। उसकी नसों में ये जहर चुभो चुभो के खोखला कर दिया है आपने उसको। मेरी आवाज़ थोड़ी तेज होने लगी थी और उनके चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगी थी। खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, अरे जानती क्या हो तुम मेडिकल वर्ल्ड के बारे में? कुछ नहीं जानती तुम, हटो। कहते हुए वो वापस जाने लगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी पत्नी का खून क्यों किया? मैंने ये सवाल सिर्फ अंदाजे से किया था, लेकिन उनके और मेरे बीच फैली गहरी खामोशी ये बता रही थी कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है।
उनकी फैली हुई आंखों की घबराहट साफ बता रही थी कि वो गुनहगार थे। अचानक उनके चेहरे पर गुस्सा आया और वो बोले, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस नौकरी से निकाल रहा हूं, शक्ल मत दिखाना अपनी कभी। और हाँ, ये सच है, मैंने नैन्सी की मां को मारा। अब जाओ, जाके जो करते बने कर लो, हटो। वो मुझे किनारे करके जाने लगे। मैं वहीं खड़ी थी। वो चंद कदम आगे बढ़े, लेकिन फिर उनके कदम वापस होने लगे। मैंने झांक कर देखा तो वहां नैन्सी खड़ी थी। उसने सब सुन लिया था। वो सिसकियां ले रही थी। नैन्सी, बेटा, मैं। शेखर साहनी का जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। क्यों मारा आपने मम्मी को? उसने पूछा तो शेखर साहनी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। उसके दोनों कंधे पकड़कर रोते हुए बोले, माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। कहते कहते उन्होंने सर झुका लिया। ट्रेन के दरवाजे से हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। उनका काला कोट हवा से उड़ रहा था। उन्होंने सर उठाया और बोले, तुम्हें खोना नहीं चाहता था बस, और कोई वजह नहीं थी बेटा। कहते हुए उनके और नैन्सी दोनों के गालों से आंसू लुढ़क पड़े। वो बोले, तुम्हारी मम्मी मुझसे अलग होने वाली थी। वो अक्सर कहती थी कि अलग होने के बाद वो तुमको मुझसे छीन लेंगी। उनकी माँ बहुत बड़ी लॉयर थी, वो ऐसा कर भी सकती थी। उस रात जब उन्होंने फिर से ये कहा तो मुझे गुस्सा आ गया बेटा, और मैंने वो कर दिया जो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। मैं घबरा गया था कि जो तुमने देख लिया है वो तुम्हारे जहन से कैसे निकालूं। काश न्यूरो सर्जरी में ऐसा कोई तरीका होता तो मैं कर डालता, लेकिन तुम जो देख चुकी थी वो तुम्हारे जहन में हमेशा के लिए एक तस्वीर बनकर बस गया था। और तुम अपनी माँ के कातिल के साथ कैसे जिंदगी गुजारती। इसलिए मैंने तरीका निकाला, तुम्हें इंजेक्शन दिए, तुम्हें वो किताबें पढ़ने को दी, ताकि तुम्हारा दिमाग इस तरह की इमेजिनेशन करने लगे। और वही हुआ भी। तुम्हारा दिमाग सच और सोच में फर्क करना भूल गया बेटा। और मैंने तुमको कन्विंस भी कर लिया था कि उस रात तुमने जो देखा वो सच नहीं था। वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक फतूर था, सोच थी, कल्पना थी। फिर वापस खड़े होते हुए उन्होंने कहा, लेकिन मेरी बच्ची, मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो। मैं उनके करीब आई और कहा, अपनी चाहत को पाने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी नरक बना दी आपने, और कहते हैं कि माफ कर दो। नैन्सी आपको भले माफ कर दे, लेकिन भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। नैन्सी की आंखों में जितने आंसू थे उससे भी ज्यादा गुस्सा था। उसने अपने कंधे से शेखर साहनी का हाथ खिसका दिया और आकर मेरे गले लग गई। ट्रेन अब भी उसी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन नैन्सी की जिंदगी उस सफर ने पूरी तरह से बदल दी थी। इस बात को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं। न्यूरोसर्जन शेखर साहनी आजकल जेल में है। उन पर अपनी पत्नी के कत्ल, अपनी बेटी को नशा देने के साथ साथ अपने पेशे से धोखेबाजी करने का केस चल रहा है। नैन्सी अब अपनी नानी के साथ रहती है। मैं अक्सर उससे मिलने जाती हूँ। वो आजकल पार्ट टाइम में दूसरे बच्चों को गिटार सिखाती है। जिंदगी के बेहद मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद अब उसने जीना सीख लिया है। बस इतनी सी थी ये कहानी।